नमस्कार मित्रों, मैं उगमाराम कुमावत यानी कि आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी का वर्ण विचार। अब तक हमने इस प्रकरण में पढ़ा है स्वरों के बारे में और पिछली क्लास में हमने पढ़ा अयोगवाह वर्णों और दो चिन्ह अनुस्वार और अनुनासिक। आज हम पढ़ेंगे मित्रों व्यंजन। क्या है व्यंजन, तो देखिएगा मित्रों। व्यंजन, व्यंजन हिंदी में एक प्रकार के वर्ण का नाम है। इससे जुड़ा हुआ एक युग्म शब्दों का एक प्रश्न भी आता है, व्यंजन और व्यजन। व्यजन का अर्थ पंखा होता है और व्यंजन का अर्थ वर्ण अथवा स्वादिष्ट भोजन। प्रश्न है कि हम हिंदी वर्ण विचार में जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ व्यंजन से अभिप्राय क्या है, तो हम समझ सकते हैं इसको। हमारी जो भोजन की पद्धति है कि जिस प्रकार से स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए उनके साथ कहीं न कहीं अन्य तत्वों का तड़का लगाना पड़ता है, तो उसे हम स्वादिष्ट व्यंजन कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्णों के दौरान ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जाता हो, अर्थात अन्य ध्वनियां और अन्य ध्वनियों में स्वरों की सहायता ली जाती हो, उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। हम पहली बात लिख सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों, और यहां हम लिख रहे हैं अन्य ध्वनियों में किसकी, स्वरों की, अन्य ध्वनियों की, और यहां हम लिख रहे हैं कोष्टक में स्वरों की सहायता ली जाती हो, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये पहला गुण है। यानी कि हमने जो स्वरों के बारे में जो परिभाषाएं पढ़ी है, लगभग उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम व्यंजनों की परिभाषाओं को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वरों में हम कह रहे थे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि बिना किसी अन्य ध्वनियों के उच्चारण कर सकते हैं, उनको हम स्वर कह रहे थे। आज हम कह रहे हैं कि ऐसे वर्ण, यानी कि हिंदी के हम जो कुल वर्णों की चर्चा कर रहे थे कि कुल वर्णों की संख्या 52 है और उन 52 में से 11 स्वर, 2 अयोगवा, ये हमने पढ़े। अब हम जो व्यंजन पढ़ रहे हैं तो वहां हम ये कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों यानी स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता। पहला कारण गुण। दूसरा गुण, स्वरों में हम कह रहे थे कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण अवयव अर्थात उच्चारण के दौरान जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा आदि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते थे। ये बात स्वरों में कह रहे थे, तो व्यंजनों में कहेंगे कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हो, एक दूसरे को स्पर्श करते हो। कैसे स्पर्श करते, देखिए मित्रों, हमने स्वरों में पढ़ा, पूरे 11 स्वरों का हमने उच्चारण किया, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है, सक्रिय है, उस दिशा में गतिमान है, उसकी ओर उन्मुख है, और जिस और उन्मुख होगा उसी के आधार पर हम उनका उच्चारण स्थान तय कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा था। व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण अवयव अपने अपने उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, देखिए होठ वाला बोल रहा हूं, आप बहुत जल्दी सीख पाए इसी से। मैं कुछ स्वर बोल रहा हूं, उ, ओ, औ। आप देख रहे हैं कि चारों ही स्वरों के उच्चारण के दौरान उच्चारण अवयव सक्रिय हैं परंतु स्पर्श नहीं कर रहे। अब मैं एक अलग वर्ण बोल रहा हूं, प, फ, ब, भ, म, व। यहां आप देख रहे हैं कि उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। भले ही कुछ ऐसे होंगे जिनमें कम कर रहा होगा, जैसे हमने व का उच्चारण किया, होठ पूरी तरह स्पर्श नहीं कर रहा था, इसके बारे में आगे और हम चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और यही हम लिख रहे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है।
स्वरों के दौरान हमने लिखा कि उच्चारण उनका देर तक कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण देर तक नहीं कर सकते। उच्चारण की चर्चा आ रही है, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं मित्रों, समझाने पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। बोर्ड पे मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं, आप समझिएगा इसको। उच्चारण देर तक नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? देखो मित्रों, जैसे हमने स्वरों में पढ़ा आ और दीर्घ भी बोल रहे हैं देर तक, आ ई ऊ री, हम देर तक कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा क, देखिए यहां पर लग रहा है कि सब देर तक हो रहा क का, लेकिन यहां पर मित्रों व्यंजन का देर तक उच्चारण नहीं हो रहा है। व्यंजन ध्वनि का तो एक संक्षिप्त समय के लिए उच्चारण हो रहा है, उसके बाद स्वर ध्वनियां ही लंबी बोली जाती है, यानी कि व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण देर तक नहीं कर सकते हैं। अगला हम लिख रहे हैं, जिस तरह हमने कहा स्वरों के बारे में, हमने कहा कि उच्चारण करते समय मुख द्वार सदैव खुला रहता है। हमने उस समय भी चर्चा की, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। आपने देखा मेरे मुख विवर को कि कहीं पर भी मुख द्वार बंद नहीं हो रहा है, यानी कि सदैव खुला रहता है। लेकिन व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार सदैव खुला नहीं रहता है। कई ऐसे वर्ण होंगे व्यंजन वर्ण जिनमें मुख बंद रहता है, कई ऐसे जिनमें खुल जाता है। फिर हमने स्वरों के बारे में लिखा कि स्वरों को बोलना और लिखना दोनों का एक ही रूप होता है। हम उनको बोल भी उसी रूप में रहे, लिख भी उसी रहे, लेकिन व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनको वर्ण के रूप में लिखने का तरीका अलग होता है, जबकि उच्चारण करने का तरीका अलग होता है। उच्चारण करने के लिए उसके साथ कहीं न कहीं अन्य ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उसको लिखते समय स्वतंत्र रूप में अकेले व्यंजन को लिखा जा सकता है। अगर किसी व्यंजन वर्ण को वर्ण के रूप में लिखना हो, अर्थात अक्षर के रूप में नहीं लिखना हो, तो उसके नीचे बाईं और दाईं ओर हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि व्यंजन को वर्ण रूप में, यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्रों, ये यहां मैं बार बार वर्ण रूप इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे यहां पर दैनिक व्यवहार में, विशेषकर मध्य राजस्थान वाले जो हम लोग हैं, हमारे व्यवहार में आधा और पूरा शब्द चलता है कि आधा के, पूरा के, आधा ग, पूरा घे। मित्रों आधा पूरा कुछ नहीं होता है। भाषा विज्ञान में या तो वर्ण होता है या फिर अक्षर रूप रह होता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी व्यंजन को वर्ण रूप में लिखना है, वर्ण रूप और अक्षर रूप में अंतर क्या है देखिएगा। अगर आप इस तरह लिख रहे हैं तो ये वर्ण रूप है, और अगर आप इस तरह लिख रहे हैं तो ये अक्षर रूप है। यहां इस अक्षर रूप में इसके साथ एक स्वर ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी इसका आप उच्चारण कर सकते हो, यानी लिखने के साथ साथ उच्चारण कर सकते हो, लेकिन इस ध्वनि का आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ये अंतर है, बड़ा सूक्ष्म अंतर है स्वर और व्यंजनों की लेखन पद्धति में, कि स्वरों को बोल भी सकते हैं और उसी रूप में लिपिबद्ध कर सकते हैं, लेकिन व्यंजनों को जिस रूप में बोल रहे हैं उस रूप में आप उनको लिपिबद्ध भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन सभी लिपिबद्ध रूपों को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने लिखा कि व्यंजन को वर्ण रूप में लिखना हो, वर्ण रूप में लिखना हो, वर्ण रूप में लिखना हो तो उसके नीचे तो उसके नीचे दाईं ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बायां है, लेफ्ट टू राइट, तो राइट हैंड साइड की तरफ, यानी उस वर्ण के राइट वाले हिस्से में, दाएं वाले हिस्से में, उसके नीचे दाईं ओर हल चिन्ह का, हलंत नहीं कहते मित्रों, हल और हल चिन्ह में अंतर है, उसके नीचे हल चिन्ह की बात कर रहे हैं। हल चिन्ह, ये जो आप इस तरह का चिन्ह लगा रहे हैं इसको हल चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह का नाम हल है। हल से अंत होने वाले वर्णों अथवा शब्दों को हलंत वर्ण या शब्द कहा जाता है। चिन्ह का नाम हलंत नहीं है, चिन्ह को हल कहते हैं, और ये सामान्यतः वर्णों के नीचे दाईं ओर लगाया जाता है। हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है,
प्रयोग किया जाता है। समझाइए मित्रों कहानी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां तक की कहानी को। हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार में व्यंजन पढ़ रहे हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्याएं 33 है, अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि 52 को आप वर्ण कह रहे हो, तो इन 33 को ऐसा क्या है कि आप इन्हें व्यंजन के रूप में कह रहे हैं? ऐसी क्या गुणवत्ताएं हैं? हमने यहाँ पर कुछ गुणवत्ताएं आपके सामने लिखी है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं हो, अन्य ध्वनियों और अन्य ध्वनियों में भी स्वरों की सहायता ली जाती हो, उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। पहली कहानी। दूसरी कहानी कह रहे हैं कि उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हो। तीसरा कह रहे हैं कि उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता हो। और चौथी कहानी लिख रहे हैं कि व्यंजन को वर्ण रूप में लिखने के लिए, देखिए कभी कभी हम भी व्यवहार के तौर पर आदतन कई बार इस तरह कहते हैं कि शुद्ध व्यंजन। देखिएगा व्यंजन में शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता है, व्यंजन व्यंजन ही होता है। यानी कि किसी भी वर्ण को व्यंजन की तरह परिभाषित करना हो, स्पष्ट करना हो, लिपिबद्ध करना हो, अन्य ध्वनियों का उसके साथ मिश्रण नहीं करना हो, तो उसके नीचे दाईं ओर हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर भी कई बार इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन व्यंजनों के संदर्भ में सही है या नहीं है? तो मित्रों देखना, सामान्यतः नहीं का आता है। 4 में से 3 विकल्प ठीक होंगे, एक ऐसा विकल्प होता है जो व्यंजनों के संदर्भ में खरा नहीं उतरता है। आपको अपना आंसर चुन लेना है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अब अगली कहानी आती है मित्रों व्यंजनों की संख्या की। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या, देखिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 अंग्रेजी में बोले तो 33 मैंने गोला कर दिया है, 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्याएं कितनी है? 33 है। कई बार हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, हम लोग तो मजबूरन पढ़ते हैं क्योंकि हमें आपके सामने आकर के प्रेजेंटेशन करना, अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। हमारे विद्यार्थी परीक्षा में जब जाए तो अपना प्रश्न गलत ना करे, इसके लिए हम बहुत बेहतर तैयारी के साथ आपके सामने आते हैं। कई पुस्तकों में देखा जाता है कि वहां पर व्यंजनों की संख्याएं 35 लिखी होती है। मित्रों व्यंजनों की संख्याएं 33 ही करनी है। वो जो 2 वर्ण है वो द्विगुणी है, वो हिंदी की अपनी तद्भव ध्वनियां, उसे यहाँ पर अभी शामिल नहीं करना है। हमने आरंभ में पढ़ा था कि कुल वर्णों में 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाद, 2 द्विगुणी, 4 संयुक्त अक्षर। अभी हम व्यंजन की बात कर रहे हैं कि, और इसको हमने एक क्रमबद्ध तौर पर भी पढ़ा था कि जब हिंदी अपने एक अस्तित्व के रूप में आती है, एक भाषा के रूप में अपने आप को मजबूत करती है, वहां उसमें मूल वर्णों की संख्या 44 थी और उसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन थे। हम उन्हीं 33 व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान प्रश्न आएगा तो 35 नहीं करना है, 33 करना है। 3 2 बार हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्याएं कितनी मित्रों? 33। इनके उच्चारण स्थानों की संख्याएं, उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। देखिए कहीं कहीं थोड़ा एक आपको प्रश्न देखने को मिलता है, कहीं पर नासिक के शब्द की चर्चा की जाती है और उसका संबंध इसी के साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए नासिक के में आप उसका सहारा लेते हैं, वास्तव में उच्चारण स्थान से अभिप्राय है कि बोलने के लिए सर्वप्रथम किस अंग की आवश्यकता है। कुछ ऐसे वर्ण हम आगे पढ़ेंगे जिनको हम अनुनासिक कहते हैं, वहां पर नाक की सहायता ली जाती है। ये एक सहायक की भूमिका में आप उच्चारण स्थान की चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक दृष्टिकोण से हिंदी के जो 33 व्यंजन हैं, उनको बोलने के लिए 5 उच्चारण अवयवों का काम में उनको प्रयोग में लिया जाता है। तो हमसे ये पूछा जाए कि व्यंजनों के उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो मित्रों कितनी करेंगे? 5 करेंगे। उच्चारण स्थान 5 है और व्यंजनों की संख्याएं 33 है। 5 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और इनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ये हम आगे देख रहे हैं। देखिएगा व्यंजनों के उच्चारण स्थान, व्यंजनों के उच्चारण स्थान, व्यंजनों के उच्चारण स्थान कितने हैं मित्रों? अभी अभी हमने पढ़ा है, बताओ तो 5 है। कौन कौन से हैं? हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। किसके माध्यम से मित्रों?
चार्ट, चार्ट नहीं रे भाई, ये राजस्थान अजमेर वालों को चार्ट सुनाई देता है। हम चार्ट की बात कर रहे हैं ना, डायग्राम बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं। यहां हम लिख रहे हैं उच्चारण स्थान। क्या लिख रहे हैं मित्रों? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। यहां हम लिख रहे हैं व्यंजन। हिंदी के जो व्यंजन है ना मित्रों, इनको मूलतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी दिसंबर 2019 में पूछा गया था नेट के पेपर में कि व्यंजनों का मूल वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, तो 3 प्रकार से करते हैं। एक होता है आपका स्पर्श। इन स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कौन कौन से होंगे, क्यों वर्गीय कहते हैं, क्यों स्पर्श कह रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं। इनको वर्गीय या स्पर्श कहते हैं, ये पहला इसका वर्गीकरण हम कर रहे हैं। दूसरा हम कह रहे हैं अंतस्थ, संधि का शब्द है अंतः प्लस थ, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हम कह रहे हैं मित्रों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ है जी बाबा गर्म। क्या है जी? गर्म है। यानी कि हिंदी के 33 व्यंजनों के उच्चारण स्थानों की संख्या 5 और मूलतः इनका 3 रूपों में वर्गीकरण किया जाता है, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म कहा जाता है। कौन कौन से उच्चारण स्थान देखो मित्रों, पहला है कंठ। ये जो कंठ नामक उच्चारण स्थान है मित्रों, इसको कोमल तालु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोमल तालु भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है, कोमल तालु और कठोर तालु। ध्यान देना, कंफ्यूज करता है, भ्रमित करता है कि तालु में भी कौन कौन सा हुआ है ना। दूसरा है आपका कंठ के बाद तालु, ये उच्चारण स्थान है इसका दूसरा। तीसरा उच्चारण स्थान है व्यंजनों का मित्रों मूर्धा। अभी हम चर्चा करेंगे कहाँ होता मूर्धा, स्वरों के दौरान भी हमने पढ़ा था। फिर आता है मित्रों दंत यानी दांत, और फिर आता है मित्रों ओष्ठ यानी होंठ, आपके लिप ना जिसको बोलते हैं ना, आप लगाते रहते हो लिप लिप, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ उच्चारण स्थान कितने हुए? 5। अब कौन कौन सा व्यंजन किस किस उच्चारण स्थान से उच्चरित होता है? क वर्ग यानी क की जो लाइन है क, ख, ग, घ और ये जो पंचम वर्ण है ना मित्रों, इसको की तरह उच्चरित किया जाता है। सामान्यतः हम लोग बोलते हैं क, ख, ग, घ, ढ। अब देखो जी, आप कह रहे हैं कि के का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और अगर आप बोल रहे हैं ड, तो ड बोल रहे तो आपकी जीभ तो कंठ से सक्रिय नहीं है, ये तो मूर्धा की तरफ जा रही है। यानी कि इसका सही उच्चारण है क, ख, ग, घ, अब प्रश्न है कि इनको वर्गीय क्यों कह रहे थे और स्पर्श क्यों कह रहे हैं, इसको आप जरा समझिएगा थोड़ा। वर्गीय, वर्गीय का मतलब है एक ही वर्ग वाले, यानी कि क से लेकर के तक ये जो पांचों के पांचों व्यंजन आपके हैं, ये एक ही वर्ग के हैं। कौन से? कंठ से उच्चरित होने वाले हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कह रहे हैं। फिर आपका च वर्ग, च, छ, ज, झ और ञ की ध्वनि होती है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों पंचम वर्ण है ना, के वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, जनरली हम दैनिक व्यवहार में इनको एक ही तरह से बोल देते हैं ना, क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, ज, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये ण, ड़ नहीं होता है मित्रों। के पंचम वर्ण का ठीक उच्चारण होता है हुं की ध्वनि। चे का जो पंचम वर्ण है उसका ठीक उच्चारण होता है ञ की ध्वनि। और फिर आता है मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर आता है त, दंत वर्ग से त, थ,
थ, द, ध और न। फिर आता ओष्ठ वर्ग से प, फ, ब, भ और म। ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्याएं हैं मित्रों 25। पूछा जाता है स्पर्श अथवा वर्गीय व्यंजनों की संख्याएं कितनी हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? 25 है। अब स्पर्श और वर्गीय क्यों कह रहे हैं, ये बात समझ में आई होगी कि क के पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है कंठ, चे के पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान एक है तालु, टे के पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान एक है मूर्धा, ते के पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, और प के पांचों ही वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है ओष्ठ। यानी कि ये 25 जो वर्ण हैं ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहां से भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीय व्यंजन नहीं है अथवा वर्गीय व्यंजनों का समूह नहीं है। तो वहां क्या किया जाता है मित्रों, 4 विकल्प होंगे आपके पास अ, ब, स, दे। तो चारों में से 3 विकल्पों में कहीं न कहीं इन 25 में से वर्णों का प्रयोग कर लेते हैं। अलग एक एक देगा तो हो सकता है एक एक हो सकता है समूह दे दे। पहले जो 4 विकल्प है, पहले एक विकल्प में इनमें से कोई 4 दे दिया, फिर दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में जो 4 दे तो रहा है लेकिन वो इन 25 में से नहीं है, इनसे परे आ जाएगा और फिर पूछेगा कि कौन सा एक वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो क से लेकर के म तक के जो 25 व्यंजन हैं इनको वर्गीय व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। फिर हम कह रहे हैं अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल और व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहते हैं। पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं। अंतः प्लस थ, अंत है ना भीतर, थ स्थान, यानी कि ये ऐसे वर्ण हैं जिनका प्राय उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य हो रहा है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न आता है कि हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्याएं कितनी हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? 4 देंगे। ये जो अंतस्थ व्यंजन है इसके 2 प्रकार से क्रम चलते हैं मित्रों, एक तो उत्पत्ति क्रम चलता है और एक प्रयोग क्रम चलता है। आपको यह ध्यान देना संस्कृत में इनका क्रम जो है थोड़ा विपरीत चलता है, य व र ल होता है, यहाँ पर य र ल व बोल रहे हैं। आपको हिंदी के क्रम के आधार पर प्रयोग करना है। हालांकि हिंदी में यहाँ पर उत्पत्ति क्रम और प्रयोग क्रम जैसे प्रश्न संभावित नहीं है, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्पत्ति क्रम क्या होगा और प्रयोग क्रम क्या होगा। उत्पत्ति क्रम कहेंगे तो आप संस्कृत वाला क्रम का प्रयोग करेंगे और प्रयोग क्रम कहेंगे तो आप हिंदी वाले वर्णों का प्रयोग करना है। इनका जो क्रम है य र ल व, क्योंकि यहाँ संस्कृत में इनका क्रम थोड़ा विपरीत चलता है, ये पहले आ जाता है। तो उत्पत्ति क्रम कह रहे हैं तो संस्कृत वाला क्रम प्रयोग में लेना है और प्रयोग क्रम कहे तो हिंदी वाले वर्णों के क्रम को प्रयोग करना है। फिर आता है ऊष्म। ऊष्म व्यंजनों की संख्याएं भी 4 है। कितनी है मित्रों? 4 संख्याएं। अंतस्थ भी 4 और ऊष्म भी 4 है। शिवजी वाला शिव, जिसका उच्चारण तालु से होता है, अर्थात शिव में जो शब्द बोल रहे हैं उस समय आप जब बोलेंगे तो आपकी जीवा तालु की तरफ जा रही है, इसलिए इसको हम तालव्य के नाम से संबोधित करते हैं। इसको उच्चारण करते समय षटकोण जब आप बोल रहे हैं श, उस समय आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा मूर्धा की ओर अग्रसील रहती है, उस ओर उन्मुख रहती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इसको मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। और सड़क, स बोल रहे हैं आप, सम बोल रहे हैं, सड़क बोल रहे हैं, सजातीय बोल रहे हैं, उस समय आपकी जीवा दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इसको दंत्य ध्वनि कहा जाता है। यानी कि हिंदी में जो 33 व्यंजन है उसके उच्चारण स्थान 5 है। क वर्ग पूरा और ह, यानी कि 5 और 1 6, ये व्यंजन कौन से हैं? कंठे व्यंजन है। अब मैं आपसे 2 तरह के यहां से प्रश्न करूं, प्रश्न को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। मैं पहला आपसे प्रश्न करूं कि हिंदी में कंठे व्यंजनों की संख्या है, अर्थात कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? 6 देंगे। एक तो पूरा क वर्ग और एक ह का उच्चारण स्थान भी कंठ है। लेकिन मैं आपसे इस तरह प्रश्न करूं मित्रों कि हिंदी में कंठे वर्णों की संख्या है, तो आपका उत्तर कितना होगा मित्रों? +2 करके कंठे वर्णों की संख्या
8 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे मित्रों? क्योंकि 2 यहाँ पर स्वर भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वर्णों में तो मित्रों स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षक जब आपके सामने प्रश्न करता है तो उसके अंदाज को आप भली भांति समझिएगा कि वो कहना आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर उसने कहा कि व्यंजन बताइए तो मित्रों कंठ्य व्यंजनों की संख्या 6 होगी, और कंठ्य वर्ण पूछे तो 8 करना है, क्योंकि इसमें आप 2 स्वर भी शामिल कर दोगे। फिर आता है तालु, यानी तालु से उच्चारित होने वाले च, छ, ज, ज और य। उसके अलावा य और श, इन 7 व्यंजनों को तालव्य व्यंजन हम कह रहे हैं। 5 और 2 7। यहाँ पर भी वही प्रश्न है कि तालव्य व्यंजनों की संख्या कितनी है साहब? 7 है, लेकिन तालव्य वर्णों की संख्या 9 हो जाएगी, क्योंकि 2 स्वर भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इनका उच्चारण भी मित्रों किससे होता है? तालु से होता है। तो वर्ण पूछे तालव्य तो 9 होंगे, तालव्य व्यंजन पूछे तो 7 होंगे, तालव्य स्वर पूछे तो 2 होंगे। फिर आता है मूर्धा से उच्चारित होने वाले, यानी ट, ठ, ड, ढ, ण, ण बोल रहे हैं, ण, और उसके अलावा र और श। इनका जब आप उच्चारण करोगे तो आपकी जीवा, आपकी जीभ मूर्धा नामक भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको मूर्धन्य ध्वनियां कहा जाता है। और मूर्धन्य व्यंजनों की संख्या भी कितनी है मित्रों? 7 है। अब आपसे मूर्धन्य वर्ण पूछे तो कितने करेंगे आप? 8 करेंगे, क्योंकि मूर्धन्य स्वर एक ही होता है, ऋ, ऋषि। समझे मित्रों कहानी? दोनों चीजें। फिर आपका त वर्ग जो है, यानी त का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीवा दांत को स्पर्श करती है। त आप बोल के देख सकते हैं, जब उच्चारण कर रहे हैं त, थ, द, ध, न, तो आपकी जीवा दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसके उच्चारण स्थान को क्या कहेंगे मित्रों? दंत कहा जाता है। फिर आता है अगला ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ। अब आपसे यहाँ दंतीय व्यंजनों और वर्णों का प्रश्न पूछे तो एक ही रहेगा, क्योंकि दंतीय स्वरों में कोई शामिल नहीं होता है। यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। मैं आपसे पूछूं कि दंतीय व्यंजन कितने हैं, आप कहेंगे साहब 7 है जी। मैं आपसे पूछूं जी दंतीय वर्ण कितने हैं जी, तो 7 ही है साहब, क्योंकि स्वरों में कोई दंतीय वर्ण होता ही नहीं है। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ यानी होंठ। आपके जो लिप हैं ये क्या है? होठ है, यानी कि जिनका उच्चारण होठों से होता हो। वो कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ, म और उसके अलावा व। इन 6 वर्णों को जब आप बोलेंगे ना मित्रों, तो आपके होठों का सक्रिय होना जरूरी है। आपके होठ एक दूसरे को चूमते हैं, स्पर्श करते हैं। तो अतः आपसे पूछे कि औष्ठ्य व्यंजन कितने हैं, आप कहेंगे साहब 6 हैं। और औष्ठ्य वर्ण पूछे तो 2 स्वर भी शामिल करेंगे। हालांकि संयुक्ताक्षर होता है ओ, औ, लेकिन मूल नहीं है, क्योंकि वो संयुक्त है, उनका मूल उच्चारण स्थान नहीं है, संयुक्त उच्चारण स्थान होते हैं। तो औष्ठ्य वर्णों की संख्या भी कितनी है मित्रों? 8 हुई। अब आपसे कैसे ही प्रश्न कर लें, आप हर प्रकार का उत्तर दे सकते हैं। व्यंजनों को उच्चारण स्थान पूछे तो 5। कौन कौन से साहब? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और दूसरा, आपको इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, हमने पहले भी कहा है, रटन बुद्धि कुंठित भवति, रटने से बुद्धि कुंठित होती। विषय वस्तु को समझिएगा। और हम लोग यहाँ पर पढ़ने सुनने नहीं, बल्कि क्या करने आए मित्रों? समझने और समझाने आए हैं। तो आप समझिएगा, व्यंजनों के उच्चारण स्थान 5। क वर्ग और ह ये कंठ्य हैं। क वर्ग का मतलब समझ गए ना आप? एक ही वर्ग से होते हैं। च वर्ग और यश, ट वर्ग और रस, त वर्ग और लस, प वर्ग और व, ये औष्ठ्य होंगे आपके। कैसे लेकर के म तक के ये 25 स्पर्श अथवा वर्गीय। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम अभी चर्चा करेंगे व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण में। एक स्पर्श शब्द देखने को मिलता है और कहीं कहीं स्पर्शी देखने को मिलता है। स्पर्श कहें तो कितना करना है? 25 करना है। वर्गीय कह दे तो भी 25 करने हैं। कौन से समझ में आ गया होगा? प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है। परीक्षा में जब हम जाएंगे, युद्ध के मैदान में जब हम जाएंगे, तो वहां सामना किससे करना है, वहां कौन सा योद्धा हमारे सामने आ सकता है और उसकी चालबाजी कैसी होगी, ये हमको समझना है कि परीक्षा में वो प्रश्न कैसे करेगा।
कौन सा अंतस्थ है, कौन सा अंतस्थ नहीं है, कौन सा ऊष्म है और कौन सा वर्गीय है। इनको ऊष्म क्यों कह रहे हैं मित्रों? ऊष्म का शाब्दिक अर्थ है गर्म। क्या है? गर्म। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको जब आप उच्चारित करते हैं उस समय मुख विवर से आने वाली हवा अर्थात श्वसन तंत्र से उठने वाली हवा जब मुख द्वार से बाहर आएगी तो उष्मित रूप में बाहर आती है, गर्म होकर के बाहर आती है, हॉट हॉट आती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आप हिंदी के बाकी 33 व्यंजनों को बोलो और इन 4 को बोलो, बाकी 33 में जब बोलोगे ना तो हवा उतनी गर्म नहीं आती जितनी इनमें आती है। इनके उच्चारण में हवा गर्म आती है, इसलिए इनको ऊष्म कह रहे हैं। आप लोग सर्दी का मौसम जब होता है तो कैसे करते हो? ऐसा करते हो ना। ऐसा क्यों करते हो? उसका रीजन है कि इन वर्णों का जब श, श और ह की ध्वनियां हम जब उच्चारित करते हैं तो उस समय श्वसन तंत्र से आने वाली हवा गर्म होती है। और सर्दी में क्या ठंड चाहिए या गर्मी? गर्मी चाहिए, इसलिए हम ऐसे करते हैं। आप में से कोई सर्दी में करता है क्या ऐसे? किसी ने किया क्या? कोई नहीं करता है, क्योंकि इनकी वहां जरूरत नहीं है। मानव प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है कि मानव को जैसी जरूरत होती है वो अपने आप को वैसा ही ढाल लेता है, और सर्दी में ऐसा ही होता है, वहाँ गर्मी की आवश्यकता होती है। इस तरह हम लोग वहाँ सहस्य करते हैं क्योंकि इनमें हवा उष्ण अर्थात गर्म रूप में बाहर आती है। अब मित्रों यहाँ पर एक कुछ चीजें हम और जोड़ना चाहेंगे। ये तो हमारे उच्चारण स्थान थे, कुछ और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता है आपका काकल्य। देखिएगा, काकल्य अथवा अली जिह्वा, काकल्य अथवा अली जिह्वा। अली जिह्वा, अली का मतलब क्या है? सहेली, निकट, समीप। जिह्वा का मतलब जीभ। काकल्य का मतलब काकल, जो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं कागल्यो, काकल्यो, कागल्यो बोलते हैं ना हम लोग। हाँ शायद यही बोलते हो आप लोग, देख लेना अपने कल्चर के हिसाब से। काकल भाग जो होता है जिह्वा के जस्ट ऊपर की तरफ इस तरह डंडी की तरह रहता है। ये जो ह जो एक ध्वनि होती है ह, इसको काकल्य या अली जिह्वा भी कहा जाता है कि ह है काकल्य अथवा अली जिह्वा। काकल भाग से उच्चारित होने के कारण इसको काकल्य कहते हैं। जिह्वा के सबसे निकटतम भाग काकल से उच्चारित होता है, इसलिए इसको अली जिह्वा भी कहा जाता है। अब यहां से एक प्रश्न आता है, चाय पियेंगे आप लोग? ठीक है। देखिएगा, यहां एक प्रश्न बनता है जो आपसे अगर पूछे कि ह ध्वनि है, यानी जो ह नामक व्यंजन ध्वनि वो क्या है, और मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूं। एक मैंने लिखा कंठ और एक मैंने लिखा काकल्य। ए ब दोनों नहीं है। देखो भाई, ए और ब दोनों होता तो आप दोनों कर देते, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ है और आप इसे काकल्य या अली जिह्वा भी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके पास अ और ब नहीं है, आपके पास यहाँ एक तालु है और एक आपके यहाँ पर मूर्धा है। अब मैं आपसे पूछूं कि ह क्या है? देखो ना, आ गए ना आप कंफ्यूजन में। अब आपके सामने बाधा उत्पन्न हो गई, व्यवधान हो गया साहब कि आपने अब तक दोनों ही पढ़ा दिया, हमें क्या पता क्या करना है। तो देखो प्रश्न की गंभीरता को समझिएगा। अगर मैं ये कहता कि ह का उच्चारण स्थान है तो आप कहते साहब कंठ है। कंठ नहीं होता तो विकल्प तौर पे आप यहां कह देते काकल्य है। लेकिन प्रश्न देखिएगा पटवार में आ चुका है इसका, हालांकि वहां पर जो प्रश्न आया था वो लेसेस आया, मैं भी चर्चा करूंगा उस पर। यहां कैसे आप करेंगे कि आपके पास प्रश्न है कि ह क्या है, ये नहीं कहा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, उससे तो इतना पूछा कि ये क्या है साहब। तो आप अगर ऐसा प्रश्न हो कि ह नामक ध्वनि है तो आप कहेंगे साहब ये काकल्य है, यानी इसको आप प्राथमिकता देंगे। और उच्चारण स्थान पूछा तो पहले क्या करेंगे? कंठ करेंगे। अब दोनों में से कोई एक आया और वहां पर उच्चारण स्थान पूछ लिया, उच्चारण स्थान नहीं पूछा क्या है, तो फिर आप दोनों में से कोई एक आंसर कर सकते हैं। तालु और मूर्धा तो स्वाभाविक है कि आप करेंगे नहीं। मेरा समझाने का अभिप्राय ये था कि कभी कभी ह ध्वनि को, अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये कंठ भी है और काकल्य, प्रश्न है कि दोनों साथ में आएंगे तो क्या करोगे। तो हमेशा रटा हुआ काम नहीं चलेगा, प्रश्न के आधार पर उत्तर देना होगा। अगर उसने उच्चारण शब्द का जिक्र किया है प्रश्न के दौरान तब तो आप कंठ करेंगे, और नहीं किया है तो प्राथमिकता में काकल्य अथवा अली जिह्वा करना है। उसके अलावा एक प्रश्न आता है न लस्य का, जिनको वर्तस्य, वर्तस्य का शाब्दिक अर्थ है मित्रों मसूड़े, इनको वर्तस्य ध्वनियां कहा जाता है। वर्तस्य,
वर्तस्य का शाब्दिक अर्थ है मसूड़े। 3 वर्णों की मैं चर्चा कर रहा हूं। न, हालांकि इनका उच्चारण के रूप में हमने क्रम न से लिखा है, मैं यहाँ पर नस्ल लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, आपको याद रह जाए। नस्ल वाले वर्ण कौन से वाले साहब? नस्ल वाले वर्ण वर्तस्य है। अब प्रश्न है कि ये वर्तस्य क्यों कह रहे हैं, ये वर्तस्य होता क्या है? तो वर्तस्य का शाब्दिक अर्थ मित्रों मसूड़े है। इन 3 ध्वनियों को न, ल, स, इनको जब उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्थान दंत ही है। और ये प्रश्न भी ठीक वैसा ही जैसा ह जैसा था। मैंने अब आपसे पूछा कि ने का उच्चारण स्थान क्या था, आप मित्रों उच्चारण स्थान दंत ही कहोगे क्योंकि दांत से ही उच्चारित होता है। से का उच्चारण स्थान क्या है? सड़क वाले का, तो आप कहेंगे साहब दंत ही है। ले का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहेंगे साहब दंत ही है। लेकिन यहां से प्रश्न आ गया कि न ह, और वहां आपके पास वर्तस भी लिखा है और दंत भी लिखा है, तो पहले आप क्या करेंगे? वर्तस करेंगे, वर्तस्य करेंगे। ल का आ गया कि उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत करेंगे। लेकिन सीधा पूछ लिया कि ल है तो पहले वर्तस्य करेंगे। स क्या है तो पहले वर्तस्य करेंगे। लेकिन उच्चारण स्थान पूछ लिया तो फिर आपको पहले दंत करना होगा। प्रश्न है कि इनको वर्तस्य कह क्यों रहे? देखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना। ये आपके एक ऊपर के दांत की एक आकृति में बना रहा हूं। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। ये एक दांत है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, ये एक दांत है। ये दांत यहां से लेकर के यहां तक का आपका दांत है, जिसका आप टीथ कहते हैं। ये आपके मसूड़े हैं, क्योंकि आपका दांत फेविकोल से चिपका हुआ तो है नहीं, मसूड़े में सेट है। यहां से यहां तक का दांत है, लेकिन कुछ दांत का हिस्सा मसूड़े में है। अब आप जब ते का उच्चारण करोगे, आपने उच्चारण किया ते का, देखिएगा आपकी जीभ दांत जो है, जीभ जो है वो दांत के सबसे नीचे वाले हिस्से पर आ रही है। त, दांत के नीचे वाले दोनों दांतों का जो मिलान बिंदु है उनके बिल्कुल बीच में यहां पर आकर के आपकी जीवा स्पर्श कर रही है त। जैसे आप बोलेंगे थ, आपकी जीभ यहां आ रही है। आप बोलेंगे त, थ, द, आपकी जीवा यहां आ रही है। ध, जीवा यहां आ रही है, यानी दंत उच्चारण स्थान है, जीवा दांत पर जा रही है। और यही हमने पढ़ा कि जिन उच्चारण स्थान को स्पर्श करेगी वही उसका उच्चारण स्थान माना जाएगा। स्पष्ट है कि यहाँ पर भी अभी जीव दांत से ही उच्चारित हो रही है। लेकिन जैसे आप बोलेंगे न, न, आप बोल करके देखें, उस समय आपकी जीवा को रोक करके देखें, जीभ जा तो दांत पर ही रही है, लेकिन मित्रों दांत के उस भाग पर जा रही है जहां पर दांत खुला नहीं है, मसूड़े हैं। बोल करके देखिएगा, न, ल, श, आपकी जीवा दांत नामक उच्चारण स्थान पर है, लेकिन दांत के भी उस भाग पर है जहां पर मसूड़े हैं, इसलिए इनको प्राथमिकता में वर्तस्य ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। लेकिन उच्चारण स्थान पूछ लिया तो मित्रों क्या करोगे? दंत करोगे। समझाइए मित्रों, पटवार में पूछा गया था, जब अधीनस्थ बोर्ड नहीं ले रहा था, रेवेन्यू बोर्ड ने जो अंतिम पेपर लिया था पटवार का, उसमें पूछा गया था कि न क्या है, और वहां पर विकल्प में दंत भी था और वर्तस्य भी था। मित्रों उत्तर वर्तस्य करना है। उच्चारण स्थान पूछा तो आपको दंत को प्राथमिकता देनी है, इसलिए इसको वर्तस्य कहा जाता है, इन तीनों ही ध्वनियों को। समझ आए मित्रों कहानी? व्यंजनों के प्रकार और माफ जाऊंगा उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ किस किस नामों से पुकारा जाता है। अगली कहानी आती है मित्रों व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण, अर्थात किन किन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। व्यंजनों का प्रकार और वर्गीकरण मूलतः 2 रूपों में किया जाता है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ये कहानी मित्रों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।